अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुतादिद वफाकी वज़रा और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से आज पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का पैकेज लाने के दावों के बावजूद आज तो आईनी तरमीम पार्लियामेंट के किसी हाउस में पेश ना की जा सकी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन 41 अरकान पर तकिया करके हुकूमत आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने के दावे कर रही थी, उन 41 अरकान की पार्टी वाबस्तगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने बज़ाहिर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद ऐवान में नंबरों का खेल खत्म हो गया है, जबकि इस वजाहत के जारी होने के कुछ ही देर बाद कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे और सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। मगर कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अय्याज अकबर ने ज़राए के हवाले से यह खबर दी है कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मगर अब देखना होगा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर करने में कैसे कामयाब होती है। अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के बखसूस नशिस्तों के मुख्तसर फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले की वजाहत मांगी थी, जिसके 1.5 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसे वक्त में ये अहम वजाहत जारी की है कि जब हुकूमत मुबैना तौर पर जजेस की मुलाजमत की उम्र बढ़ाने समेत दीगर तजावीज़ पर अदलिया से मुतल्लिक तरामीम पेश करने जा रही है। और अहम बात यह कि कल ही हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक से जब हमने पूछा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से भी वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि आईनी तरमीम पर वोटिंग में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है, तो बैरिस्टर अकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 41 अरकान असम्बली को आज़ाद करार दिया है और अब वो हुकूमत को वोट दे सकते हैं। आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। ये कतन किसी पर्सन स्पेसिफिक आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो ज़रूर लेके आएंगे, कानून साजी भी ज़रूर करेंगे। ये कतन किसी पर्सन स्पेसिफिक लीगल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाया जा रहा। नंबर्स तकरीबन पूरे हैं। फिल वक्त जो वो 41 उम्मीदवार हैं जी या जिन्होंने अपनी बयान हल्फियाँ पहले दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको आज़ाद डिक्लेयर किया है। आइन और कानून में तो 3 दिन लिखा है कि 3 दिन में आपने अपनी बयान हल्फी पार्टी एफिलिएशन की जमा करवानी है, लेकिन तशरीह की गई उसकी 15 दिन की, और उसी के साथ ना वो आसमान में है ना वो ज़मीन पे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की तफसीली वजाहत कर दी है, जिससे हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान को अपने साथ मिलाने की उम्मीदों में रुकावट पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में ये वाजे कर दिया है कि जिन अरकान ने सियासी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाया है वो आज़ाद नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ही तस्वुर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फिर यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को बतौर पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल नोटिस जारी करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह तंबीह भी की है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले अमल दरामद ना किया तो कमीशन को इसके नताइज भुगतना होंगे। जबकि अहम बात यह है कि 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर फैसला आने के बाद इब्तदाई तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी के बजाय उस पर अमल दरामद का फैसला किया था, मगर फिर 2 हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी थी और अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया था कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेज़ात जमा करवा दिए हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। तो तहरीक इंसाफ की बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी वजाहत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन के तौर पर मुखातिब करता रहा है। इसलिए जो सर्टिफिकेट 18 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई 2024 को जमा कराए गए हैं, उनकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने करनी है, जिन्हें पार्टी का चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तस्लीम किया गया है। 8 जजेस की वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी है वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट और ताखीरी हरबों के सिवा कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर को खुद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अब अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता कि सर्टिफिकेट्स की तस्दीक कौन करेगा। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस हकीकत को तस्लीम करने का पाबंद था जो दौरान समात साबित हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और अब भी एक सियासी जमात है। इस हकीकत को न सिर्फ हम 8 जजेस ने तस्लीम किया, बल्कि अक़लियती फैसला देने वाले हमारे 3 साथी जजेस ने भी तस्लीम किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस यारिया आफिदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। वजाहत में कहा गया है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि जो सर्टिफिकेट्स जमा कराए गए हैं
वो शॉर्ट ऑर्डर के तहत दुरुस्त हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनको कबूल करने में मुसलसल इनकार किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन का यह रवैया आईन और कानून के रूह से गलत है। शॉर्ट ऑर्डर के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि रुकन की जानिब से सर्टिफिकेट जमा कराने और मुतल्लिका सियासी जमात की जानिब से इसकी तौसीक के बाद ऐसे रुकन की नशिस्त उसी सियासी जमात की नशिस्त तस्वुर की जाएगी। इस हिसाब से जीतने वाले उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे और हैं। ये अरकान तमाम कानूनी और आईनी मकासद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी कमेटी के रुकन तस्वुर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कानूनी और आईनी तौर पर वाज़ेह मामले में अभाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में इलेक्शन कमीशन को तंबीह करते हुए कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अपना आईनी और कानूनी फरीजा सर अंजाम दे, क्योंकि फैसले पर अमल दरामद में मुसलसल नाकामी या इनकार के संगीन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी अब सामने आया है। जी न्यूज़ के साफ़ी नौशीन यूसुफ के मुताबिक ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है, इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की यह वजाहत हुकूमत की आईनी तरामीम की ख्वाहिशात में बड़ी रुकावट खड़ी कर सकती है, क्योंकि अगर अब अरकान की पार्टी वाबस्तगी साबित होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ने आईनी तरामीम में हुकूमत के हक में वोट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के मुताबिक ऐसे तमाम अरकान ना सिर्फ नाअहल करार दिए जाएंगे बल्कि उनका वोट भी शुमार नहीं किया जाएगा। और शायद इसी वजह से आज सेनेट इजलास में आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला भी मौजूए बहस बना रहा। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार ने अपने खिताब में आर्टिकल 63A की गलत तशरीह के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि ये एक अनोखा फैसला था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि अगर किसी रुकन का वोट गिना नहीं जाता तो सज़ा किस बात की दी जाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एश नायक और JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यही राय दी। एक अनहोना फैसला आया कि जी आप अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देंगे तो आपका वोट भी तस्वर नहीं गिना नहीं जाएगा और साथ आप मेंबरशिप से भी हाउस की फारग हो जाएंगे। वही एक ऐसा कानून है, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, ना वोट गिने गए और साथ उनकी मेंबरशिप खत्म की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट डालेगा ही विल बी लायबल फॉर द पेनल्टी गिवन देयर, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मोर ओवर उसका वोट गिना नहीं जाएगा। भाई अगर उसका वोट गिना नहीं जाना तो फिर सजा किस बात की है? The only penalty which is imposed by Article 63A is the disqualification of a member because he is violated. He has voted against the instructions of the parliamentary leader. अगर उसका वोट ही काउंट नहीं होगा तो वो तो पेनल्टी किस बात की लगेगी? या तो आप बोले वोट काउंट नहीं होगा या बोले डिस्क्वालिफिकेशन होगी। डिस्क्वालिफिकेशन वुड कम इनटू प्ले जब वो वोट डालेगा। ये सुप्रीम कोर्ट इन इट्स विजडम हैज रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। आज़म ने कहा या जो कुछ नायक साहब ने कहा वो दुरुस्त कहा है। उस दस्तूर के साथ उस वक्त भी जो खिलवाड़ हुई थी वो गलत खिलवाड़ हुई थी। इसका कॉन्सिक्वेंस वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके अगेंस्ट रिव्यू पेंडिंग है, बल्कि सिर्फ इसका कॉन्सिक्वेंस वो है जो मेरे ये दो दोस्त बता रहे हैं। हुकूमती सेनेटर्स आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसकी टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि अभी तक इस फैसले के खिलाफ दायर होने वाली नजरसानी अपीलों पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है। और अगर इन अपीलों का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो हुकूमत को यकीनन आईनी तरामीम मंजूर करने में मदद मिलेगी। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे कि अब ये मामला किस तरफ जाएंगे और क्या कल हुकूमत आईनी तरमीम लेके आने जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल नून लीग के रहनुमा ये कह रहे थे कि आज जब दोनों असेंबलियों का इजलास बुलाया है तो टेबल कर दी जाएगी अमेंडमेंट, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। कौमी असेंबली में ना सेनेट में, क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल है कोई ऐसी कैटेगरिकल स्टेटमेंट तो नहीं आई थी और हमें जो कल शाम तक इतलात मिल गई थी ऑफिशियली कि आज के जो इजलास हैं इनमें तरामीम नहीं आ रही हैं, तो कोई हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं था। अभी सेनेट में आए हुए थे इसाक डार साहब और उन्होंने इस क्वेरी पे ये कहा था कि जी हम तो एक तो ये चाहते थे कि जो नेशनल असेंबली के अंदर प्रोडक्शन आर्डर्स हमने जारी किए हुए हैं PTI के जो 80 रहनुमा हैं जो लॉजेस के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको ज़रा खुली स्पेस में ले आएँ
और बजाय इसके कि वो अपने कमरों में बंद रहें, वो खुलें, आएँ, असम्बली के इजलास में बैठें, बातें करें और गपशप करें। तो एक मकसद ये भी था। पीटीआई के लिए किया गया था। जी हाँ, मतलब है कि ये उनका कहना था जो मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन ये इस वक्त तक हम पे वाज़ेह था कि आज तरामीम ऐसी नहीं आ रही है। एक एक्सरसाइज हो रही है कि हमारे बंदे मौजूद रहें और एक एक्टिविटी रहे, ताकि अगर सेशन नहीं होता है तो रिलैक्स कर जाते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक एक्टिविटी जारी रखना और उनको यहाँ मौजूद रखना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया, कुछ उनके इंपॉर्टेंट मेंबरान थे जिनको जाना था, उनको रोक लिया गया इस्लामाबाद में, इसीलिए कहा जा रहा था कि आज आ जाएगी अमेंडमेंट। तो अब आज नहीं आएगी, ये खबरें चल रही हैं कि कल काबीना से इसकी मंजूरी हो जाएगी। तो कल दोनों हाउसेस पे क्या अमेंडमेंट को पेश कर दिया जाएगा? कल इम्कानी तौर पर सुबह सबसे पहले काबीना का इजलास है, उसके बाद तरामीम जो हैं वो आ जाएंगी नेशनल असम्बली में, 11 बजे उसका इजलास है। और वहाँ से अगर थ्रू होती हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि हर क्लास पे आपको वोटिंग करना होती है, डिवीजन होती है। इट मे टेक 2-2.5 घंटे ले लेता है ये प्रोसेस। वहाँ से जब क्लियर अगर हो जाता है तो फिर ये सेनेट में आएगा। सेनेट का इजलास 4 बजे बुलाया गया है, तो होपफुली 5-5:30 बजे तक ये सेनेट में, नंबर चूँकि कम होते हैं, मेंबर्स कम हैं, लिहाजा वहाँ 1.5-2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। बट द बेसिक थिंग इज़, अगर नंबर नेशनल असम्बली में पूरे हैं तो, और अगर नंबर सेनेट में पूरे हैं तो ये प्राइमरी कंडीशन। जाहिर सी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काबीना से मंजूरी भी कल होगी, दोनों हाउसेस में कल पेश भी कर दिया जाएगा और इस पे जो गिनती है वो भी कल ही हो जाएगी, यानी कि पूरा प्रोसेस कल मुकम्मल करने की कोशिश है। बिल्कुल ये कोशिश है, और इसमें इजहार ख्याल आज भी बहुत से लोगों ने किया है, कम से कम सेनेट में किया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी डिटेल तकरीर की है। जवाब में लीडर ऑफ द हाउस जो हैं डार साहब, उन्होंने भी बताया, और भी लोगों ने बातें की है। तो कल भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस भी वो अपना इज़हार ख्याल करें, अपनी कोई तरमीम देना चाहते हैं उन तरामीम के अंदर, कोई एक लफ्ज़ चेंज करना है, कोई सेंटेंस चेंज करना है, कोई नई चीज़ डालनी है, तो वो कर सकते हैं ना, ये उनका इख्तियार है। और इरफान सिद्दीकी साहब, नंबर्स क्या हुकूमत के पास पूरे हैं? क्योंकि कल बैरिस्टर अकील मलिक जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के कानून और इंसाफ पे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया कि जो 41 अरकान हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप अपनी पार्टी एफिलिएशन साबित करें और अगर पार्टी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो फिर आप उस पार्टी के रुकन तस्वुर किए जाएंगे। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि क्योंकि नोटिफाई नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो आज़ाद हैं, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन आज जब ये सेनेट में बहस हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वजाहत आ गई है कि 41 अरकान में से जिन जिन ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है और पार्टी ने इंडोर्स भी कर दिया है, तो वो अब पीटीआई या उसी जमात के तस्वुर किए जाएंगे, यानी कि वो अरकान तो आपकी मदद नहीं कर सकते। जी शहजाद, मैंने ये फैसला देखा नहीं, हम बिजी थे सेनेट के इजलास में, वहाँ से उठ के मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके नतायज क्या निकलते हैं, या अगर हम आईनी तरमीम कर लेते हैं और इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में उनका तशख़्ख़ुस कुछ और है, तो वो देखी जाएगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह के कोई अहकामात आ भी जाते हैं या फैसला आ भी जाता है, तो उसके ऊपर जब तक इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करता या नोटिफाई नहीं करता उनको, या उनकी नई हैसियत का तयन नहीं करता, उस वक्त तक तो वो उनकी पोजीशन वही है जो हमारी निगाह में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 41 जो मेंबर्स हैं या 40 हैं, 41 हैं, 41 जी, उन 41 में से देर आर सर्टन मेंबर्स जिन्होंने अपना कोई इस तरह की एफिलिएशन के लिए कोई अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया। ये इतलात है आपके? बिल्कुल, पीटीआई के कुछ लोगों ने अपनी पार्टी एफिलिएशन जाहिर ही नहीं की। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ एक कागज़ दे देना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोफार्मा क्या है, उसकी तफसीलात क्या दी गई हैं। जैसे कोई भी आप एफिडेविट देते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, एक डिज़ाइन होता है, एक मतन होता है। अब किसी ने किस तरह का एफिडेविट दिया है, वो काबिल कबूल है या नहीं है, हम देखें ना, इनकम टैक्स के पेपर्स जमा कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो वो एक सर्टन पैटर्न होता है। एक क्लोज ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि जिसने अपनी एफिलिएशन जाहिर की और पार्टी सर्टिफिकेट मिल गया उनको, तो बस वो अब तस्वुर किए जाएंगे इन एनी लीगल, उन्होंने तो बल्कि कह दिया है कि कोई भी लॉफुल चीज़ हो उस पर वो तस्वुर किए जाएंगे एज मेंबर ऑफ दैट पार्टी। देखिए ना, लॉफुल होने का उन्होंने तो तय नहीं करना ना, क्योंकि तय कर दिया सर। नहीं, मेरी बात सुन लेना। लॉफुल का मतलब ये है कि अगर लॉफुल डॉक्यूमेंट जमा उन्होंने कराई है तो फिर तो ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जमा कराया है वही लॉफुल नहीं है या कायदे कानून के मुताबिक नहीं है, तो उसको देखे बगैर सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है? देखिए ना, ये फैसला जो आया है, पहले मैं बड़ी माजरत के साथ
इस फैसले के अंदर बड़ी उलझनें हैं, पहले से बड़ी उलझनें डली हुई हैं। आइन कुछ कह रहा है, कवानीन कुछ कह रहे हैं, ज़ाब्ते कुछ कह रहे हैं, फैसला कुछ और कह रहा है। आइन ये कहता है कि जी जब आपका इलेक्शन हो जाता है और आप नोटिफाई हो जाते हैं तो आपको फौरी तौर पर हलफ उठाने से भी पहले आपको एक पार्टी ज्वाइन करनी है। क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि ताकि हल्फ उठाने के बाद आप ब्लैकमेल ना कर सकें किसी को, आप एक तरफ हो जाए कि जी मैंने आज़ाद रहना है या मैंने फलां पार्टी में। अब इन्होंने ये आइन में लिखा है, आइन में, ये मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, उस आइन के लिखे को एक तरफ कर दिया और इन्होंने अब जबकि इलेक्शन हो गए, ओथ हो गई, पता नहीं कितने महीने गुजर गए, अब ये कहते हैं जी कि अब नया एफिडेविट दें। आप जिन पार्टियों में शामिल थे उससे हमने निकाल लिया है। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम निकलना चाहते हैं। उनमें से किसी ने इनके पास जाके नहीं कहा जी कि मैंने सुन्नी इताद या फलां शामिल है, मुझे यहाँ से निकलने का मौका दे, मैं जाना चाहता। मेरी बात सुन लीजिएगा जी। उनमें से किसी ने इल्तमास नहीं की इनसे। इन्होंने खुद कहा कि तुम उस पार्टी में क्यों बैठे हो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम उस पार्टी से निकल के फलां पार्टी में जाओ। व्हाट इज़ दिस? ये मेरे हक में क्यों डाका डाल रहे हैं? लेकिन दूसरी बात उसमें ये कि अगर आपकी ये जो राय है उसका मतलब तो ये कि फिर इन अरकान ने 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की थी, तो यानी कि वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी वोट नहीं दे सकते अगर वो राय आपकी मान ली जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी उनकी पोजीशन है, मैंने अगर एक पार्टी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं तुम पीपल्स पार्टी में जाओ, हाउ कैन दे से? अब मुझे बताएं कि दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने पहले शुरू में बात की कि आइन कहता है जी कि फौरी तौर पे शामिल होना है। ये अब उन्हें 14 दिन देते हैं। वाई 14 डेज? वो हल्फ उठाए हुए हैं, वो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें 14 दिन क्यों चाहिए? वो 14 घंटे के अंदर क्यों नहीं कर सकते थे? दूसरी बात, ये 14 दिन भी उन्होंने, आइन वर्किंग डेज नहीं कहता, विद इन 2 डेज, वर्किंग का लफ्ज़ नहीं है आइन में, इन्होंने 14 वर्किंग डेज रखे और वर्किंग डेज 14 पता है कितने बन गए हैं? वो को 20 या 28 दिन बन गए। इसकी तो जो कानूनी वजह ये दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पोस्ट इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है जिसमें 2 दिन जेल जाते हैं या 3 दिन जेल जाते हैं, वो प्री इलेक्शन की बात कर रहा है कि दोबारा से आप अपनी एफिलिएशन जाहिर करें, क्योंकि मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि अदालत ने खुद कहा है कि हमने तो ये हुक्म ही नहीं दिया था कि पीटीआई इलेक्शन ना लड़े, वो जमात है वो इलेक्शन लड़ सकती है, जो आज उन्होंने एंडोर्स भी किया है। लेकिन इस बहस से आगे निकलते हुए नंबर आपके पूरे हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में, आपकी पार्टी इस पर कॉन्फिडेंट है? हमारा ख्याल ये है कि हमें नंबर्स हमारे पूरे हैं। आज भी सेनेट के इजलास से पहले मैंने प्रिजाइड किया अपनी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग थी, उसमें इसाक डार साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो हम कंफर्टेबल हैं इन बोथ द हाउसेस जी, और इंशाल्लाह जो रिक्वायर्ड नंबर हैं 2/3 इन बोथ द हाउसेस वो हम अचीव कर लें। क्योंकि आज सेनेट में जब आप वहाँ पे मौजूद थे, जो तमाम तकारीर हुई हैं, चाहे लॉ मिनिस्टर की हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हो, फारूक नाइक साहब की हो, उन्होंने 63A की तशरीह का हवाला दिया है कि वो तशरीह गलत की गई थी कि वोट गिना भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा था कि शायद आप पीटीआई के लोगों को तोड़ना चाहते हैं और बाद में उसकी, क्योंकि रिव्यूज़ का मौजूद है, तो रिव्यू के जरिए फिर ये शायद आप चाहते हैं वजाहत सामने आ जाए कि वो तशरीह गलत थी और वोट गिना जाएगा। नहीं शहजाद, ऐसा नहीं था। मैं मौजूद था वहाँ पे, वहाँ डिस्प्यूट ये चल पड़ा था और मेरा ख्याल है ये इशू शिबली फराज साहब की तरफ से उठा था, उसकी वजाहत डार साहब ने की, फिर फारूक एच नाइक ने भी की और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तार साहब, उन्होंने भी की। मसला ये था कि वो जो आइन हमारा कहता है 63(1) ये कहता है कि अगर आप वोट नहीं देंगे, मैं बिल्कुल सादा सी ज़ुबान में कहता हूँ, तो आप मेंबर नहीं रहेंगे, डी सीट हो जाएंगे। कोर्ट ने ये किया, बंदयाल साहब ने अपने जो 2 मुसल्लस एक बैठती थी 3 जजों की, उस तिकोन ने ये फैसला किया कि न सिर्फ वो डी सीट हो जाएगा, उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। लॉ मेकर्स ने, आइन साजों ने ये नहीं लिखा था, उन्हें उस वक्त ज़रूरत थी कि एक हुकूमत ख़त्म करनी है, हमने हमज़ा की, और एक हुकूमत लानी है, वो इस तशरीह के बगैर हो नहीं सकती थी। सो उन्होंने आइन साजी खुद कर ली। और तो आज जो बात हो रही थी वो ये थी कि ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, इसको हम अनडू करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उसको अनडू करेंगे। इस पे तकिया किया वो अनडू उस वक्त होगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी, उसके बाद अनडू होगी ना, उससे पहले नहीं होगी। उसके अलावा एक लार्जर बेंच तशरीह अगर उसको तब्दील कर दे, यही दूसरा इसका ऑप्शन मौजूद है। अब मुझे बताइए कि ये अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या आ रही है, क्योंकि कल बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा 3-4 इसमें क्लॉजेज हैं जो हम लेकर आ रहे हैं, 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। एक एज के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की एज 65 से 68 कर दी जाए, एक ये है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करके पूल ऑफ जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए। ये
पैकेज में बहुत सी चीज़ें हैं और अभी फाइनलिटी की स्टेज पे वो नहीं गया। इस वक्त भी मीटिंग्स हो रही हैं, कल भी होंगी, इसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। जो नेशनल असेंबली ने एक कमेटी बनाई है, इसमें वो भी राय दे रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि उमर अयूब साहब उस कमेटी में हैं और लोग भी हैं। सो हम चाहते हैं कि जो अच्छी बातें हैं, इसका मंबा और माखिज जो है शहजाद, मैं आपको बता दूं, इन तरामीम का वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो हमने 2006 के अंदर किया था। हमने किया था पीपल्स पार्टी के साथ जी। और उसके बाद लेटर ऑन इस पे सब ने दस्तखत किए थे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, वो भी इस पे दस्तखत करने वालों में शामिल है। इसके अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हमने बात की थी कि जी ये, और दुनिया के बेशुमार ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है। हमने ऐसी इस्लाहात की, अदालती इस्लाहात की बात की थी कि आम आदमी को इंसाफ मिले और जल्द मिले जी। अब सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। हमने ये बात भी की थी कि हमें एक ऐसा निज़ाम एहतसाब चाहिए जो नैब से हट के एहतसाब तो करे, लेकिन ये जो विच हंटिंग होती है ये ना हो, ये वो चीज़ें थी। इरफान साहब, मामला ये है कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ही रोशनी में फिर 18वीं तरमीम भी, 19वीं तरमीम भी आई। तो उसके कुछ मैं फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि रज़ा रब्बानी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखे थे कि 77 मीटिंग्स हुई थी कमेटी की, 385 घंटों की डेलिब्रेशन के बाद वो डॉक्यूमेंट आया था। इस वक्त मामला ये है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि आप कह रहे हैं वो फाइनलिटी में नहीं गया है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं 4-5 ऑप्शन मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब को कल तक नहीं पता था अमेंडमेंट क्या आ रही है। जब इस खुफिया तरीके से आप लेकर आएंगे विदाउट डेलिब्रेशन, तो फिर इसका दो मकासद नजर आते हैं। या तो ये कि आप एज बढ़ाकर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, 3 साल के लिए मजीद रखना चाहते हैं, या आप जजेस के पूल में से किसी एक को चीफ जस्टिस बना के सीनियरिटी प्रिंसिपल को तब्दील करके आप किसी का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये तासुर जाता है। देखें शहजाद, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जजेस का जो तरीके इंतखाब था, जो इस वक्त भी हाई कोर्ट में राइज है कि आप 3 में से 4 में से किसी को भी बना सकते, अभी बनाया है, एक खातून चीफ जस्टिस बनी है। यही प्रैक्टिस थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको हमने नहीं बदला, पार्लियामेंट ने नहीं बदला था, इसको बदला था खुद एक जज साहब ने, सज्जाद अली शाह ने, अल जिहाद केस के अंदर। उन्होंने एक सीनियरिटी का उसूल बना दिया, अगरचे वो 7वें नंबर के जज थे खुद, और वो खुद बैठे रहे, फिर वो उसी लपेट में आ गए और रुखसत हो गए, और तब से ये बन गया जी कि जो सबसे सीनियर हो गए। ये हमारा बनाया हुआ उसूल नहीं था, पार्लियामेंट का नहीं था, हमने एंडोर्स कर दिया इसको 18वीं तरमीम में, तो आपने 18वीं तरमीम के अंदर। और फिर 19वीं के अंदर जो हमने शिकें डाली थी कि जजों के इंतखाब के हवाले से पार्लियामेंट का किरदार क्या होना चाहिए, उसको डाइल्यूट कर दिया इन्होंने। जो कल बिलावल साहब ने भी कहा कि हमारे कनपट्टी पे पिस्टल रख के वो अमेंडमेंट करवाई। वो पिस्टल रखने वालों में वैसे नून लीग भी शामिल थी, क्योंकि उस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ आप खड़े हुए थे उस पर के 19वीं तरमीम आए, उसको तब्दील करें। पीपल्स पार्टी का तो कहना बनता है हमारे गुनाहों की फहरिस्त बड़ी तवील होगी, लेकिन अगर हम गुनाहों का कफ़ारा आज अदा कर रहे हैं और निज़ाम को ठीक करने की कोशिश, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि IG साहब जेल खाना जात से हमारी एक मीटिंग हुई, और हमने कहा जी कि एक आम कैदी जो सेशन जज से कत्ल के इल्ज़ाम में या किसी भी इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा पाता है, उसकी अपील कब जाती है हाई कोर्ट में? उन्होंने कहा जी एवरेज 10 साल, एवरेज 10 साल जुल्म है। हाँ, लेकिन अच्छा दूसरा देखें, आप ये बात मानेंगे ना कि ये चीजें तो डेलिब्रेशन से प्रॉपर्ली डिस्कस करें, मीडिया पे डिस्कस हो, आप लोग डिस्कस करें और फिर लाएं। लेकिन मेरा ख्याल है सब कह रहे हैं कि फाइनलिटी में नहीं है, लेकिन कल पास हो जाएगा। बरसों से ये इश्यूज जो हैं ये क्या आपके सामने नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं पता उस बिल में क्या है, स्पेकुलेशंस ही है। आपको ये नहीं पता 60,000 मुकदमात पड़े हुए हैं यहाँ पे, आपको नहीं उसकी अमेंडमेंट क्या आ रही है? मेरी अमेंडमेंट्स की नोक पलक जो है वो ठीक हो रही है, वो कल सामने आ जाएगी, और वो कोई ऐसी चीज़ आप कह रहे हैं कल सामने आके कल पास भी हो जाएंगे, तो पास उसी वक्त होगी ना जब उसे तायद मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं होगी ना। अगर मैं मुतमईन हूँ, अगर मेरी पार्टी मुतमईन है, अगर एलाइज मुतमईन है और उन्होंने उसको देखा है किसी हद तक, उनके साथ डिस्कस हुआ है, तो ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहने लगा हूँ कि दुनिया में भी अब अगर सीनियरिटी जो आप कह रहे हैं जी कि 3-4 नंबर को हम बना सकते हैं, यही प्रैक्टिस थी हमेशा, ये बदल गई बीच में और जजों ने खुद बदली, हमने नहीं बदली थी। अब मैं आज देख रहा था अमेरिका के आइन को, अमेरिका में इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त भी वो डायरेक्ट आए, वो कभी सुप्रीम कोर्ट में रहे ही नहीं। जी, और वो ताहयाती होते हैं एक तरीके से, और वो ताहयात होते, और वो उस वक्त आए जब 25 साल का एक सीनियर जज काम कर रहा था ऑलरेडी, वो प्रमोट नहीं हुआ। इसी तरह आप भारत में चलेंगे, भारत में ये प्रैक्टिस है कि सीनियर मोस्ट जज आता है जी, बट
आइन के अंदर ये लेकिन इरफान साहब, ये तो मसला है कि देखें, हमने भी सीनियर मोस्ट का इसीलिए प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था क्योंकि वरना पिक एंड चूज में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा था। जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब सज्जाद अली शाह को अपॉइंट किया और सुपरसीड किया उन्होंने बाकी जजेस को, तो यही कंट्रोवर्सी हुई ना कि क्योंकि आपके फेवरेट है इसलिए आप इनको लगा रहे हैं। तो वही एक थॉट प्रोसेस था जिसके बाद हमने तरमीम करके ये कहा कि इस कंट्रोवर्सी से दूर रहें। हम सीनियर मोस्ट को पता होगा कि वो उसने बनना है चीफ जस्टिस, तो क्या मसला है? आप देखेंगे वो जो मिसाल आप दे रहे हैं ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की सवाबदीद की मिसाल आप दे रहे हैं, ठीक है। अब सवाबदीद खत्म कर, तो अब मैकेनिज्म इसका जो भी होगा सवाबदीद नहीं होगी। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। सवाबदीद किसी की नहीं होगी, किसी फर्द की नहीं होगी, ना प्रेसिडेंट की होगी ना चीफ एग्जीक्यूटिव की होगी। एक मैकेनिज्म होगा, एक सिस्टम होगा जिसमें अपोजिशन भी होगी। उस सिस्टम, यस, अपोजिशन भी होगी और उस सिस्टम के तहत चीफ जस्टिस का इंतखाब। ये अगर हम इस पे आते हैं कि 3-4 में से लेना है, अगर सीनियरिटी के, मैं अगेन इस तासुर पूछूंगा, इस तासुर को आप कैसे जाहिर करेंगे? क्योंकि दिस विल नॉट ओनली मेक यू कंट्रोवर्शियल बट जजेस को भी कंट्रोवर्शियल आप कर देंगे कि इस वक्त आपका मकसद ये है कि या तो जो चीफ हैं वो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो बरकरार रहें मज़ीद 3 साल, या किसी का रास्ता रोकना चाह रहे हैं। ये परसेप्शन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये तो आपके खिलाफ जाता है सारा। नहीं, परसेप्शन तो जो भी आप लोग बनाना चाहेंगे बन जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इसका इतलाक़ किसी मौजूदा जज के लिए नहीं है, किसी आने वाले जज के लिए नहीं है। ये एक उसूल हम वज़ा करेंगे और इंशाल्लाह ये चलेगा, बरसों तक चलेगा। इसलिए कि जब आप नेक नीयती से, दुनिया भर में ये है, आपको पता नहीं है कि अमेरिकी जज आता है तो सेनेट कितने दिन ग्रिल करती है उसको, और ग्रिल करने के बाद उसे कहती है जी हाँ हमने ओके कर दिया। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मैं एक तल्ख बात कहने वाला हूँ, हमारी अदालतों से ऐसे फैसले आए हैं, ऐसे फैसले आए हैं, हम आम तौर पे कहते हैं जी कि मार्शल लॉ ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मार्शल लॉ का रोल है, लेकिन मार्शल लॉ से 10 गुना ज़्यादा रोल है अदालती फ़ैसलों का, जिन्होंने हमें इस अंजाम तक लेके आए। इनकी इस्लाहात हम इसलिए करेंगे कि ये फ़ैसला देते वक्त पार्टीजन ना हो, ना करें कि जी कि ये मैं किसी को गुड टू सी यू कहना है और किसी को गॉडफादर कहना है। बहरहाल पार्टीजन का इल्जाम तो अभी लग रहा है तहरीक इंसाफ तो यही कह रही है कि आप, इमरान खान ने भी कहा है, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने कहा है, मैंने खुद रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस से कि आप ना लें ये एज वाली एक्सटेंशन भी। कौन सी एक्सटेंशन? अगर 65 से 68 एज हो जाती है तो गौहर साहब ने कल कहा है, चेयरमैन पीटीआई ने, कि हमने उनसे कहा है कि आप ना एक्सेप्ट करें इसको। उनका जो एक्सटेंशन के हवाले से उसूल और नज़रिया और तसव्वुरात हैं वो तो ये हैं कि जी अगर मेरा काम कर दो तो तुम तायात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने रहो। उनका एक नज़रिया ये भी है ना, तो उनके तसव्वुरात से हमें ना उलझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी बता रहे थे कि कल अमेंडमेंट जो है पहले वो काबीना से मंजूर करवाई जाएगी, इसके बाद दोनों हाउस से भी कल ही मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रद्दअमल है उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने। अली जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज तो दोनों हाउसेज में अमेंडमेंट पेश नहीं की गई, लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे शो में ये कह के गए हैं कि कल पहले काबीना से मंजूरी की जाएगी और फिर दोनों पार्लियामेंट से भी इसको मंजूर करवा लिया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या हिकमत अमली है, क्योंकि नून लीग ये भी दावा कर रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। जी देखें, पहली बात तो ये है कि गेम ओवर हो गई है। अब जो गिनती का खेल है वो ख़त्म हो गया और उसकी वजह मैं आपको बयान कर दूं। जी, बड़ी देर से ये कोशिश हो रही थी गवर्नमेंट की कि आईनी तरमीम लेके आए, लेकिन उस आईनी तरमीम के लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। और इनका ख्याल था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, कुछ जो अभी तक पीटीआई को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इनका ख्याल था कि शायद उनमें से कुछ लोग तोड़ के, क्योंकि वो आज़ाद हैं तो उनको तोड़ के वो उनसे वोट करा के 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। लेकिन आज ही एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, क्लैरिफिकेशन आ गई, बल्कि जी वज़ाहत जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को उन्होंने दी है जी, उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि जो मेन केस था रिजर्व सीट्स वाला, उसमें उन्होंने 2 लिस्टें बनाई थी, एक लिस्ट ए थी, एक लिस्ट बी थी। उन्होंने कहा उन लिस्ट में जितने लोगों के नाम लिखे हैं वो सारे के सारे पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे, पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे। अब ये बड़ा अहम अल्फाज हैं कि वो पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे, क्योंकि उससे इफेक्ट ये होता है
इससे असर ये होता है कि वो जब अगर पार्टी के मेंबर बन जाए तो फिर वो पार्लियामेंट्री लीडर के हुक्म के ताबे हैं। आर्टिकल 63A ये कहता है आइन का कि पार्लियामेंट्री लीडर अगर उनको ये हुक्म दे दे कि आपने आइनी तरमीम में वोट नहीं करना जी, तो फिर अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वो वोट कर देता है कोई मेंबर, तो फिर वो ना सिर्फ नाअहल होगा बल्कि वो उसका वोट काउंट भी नहीं किया जाएगा। यही वो डिफेक्शन केस की जजमेंट है जो कहती है। सही। अब मैं जी पार्लियामेंटर हूँ सेनेट का, मैंने हर सेनेटर को डायरेक्ट कर दिया है कि आपने वोट नहीं करना। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं पीटीआई की नेशनल असेंबली में, उन्होंने भी हर मेंबर को कह दिया है कि आपने वोट नहीं करना। अब अगर वो वोट कर भी दें तो वो उनका वोट काउंट नहीं होगा। इसलिए पोजीशन अब ये बनती है, नेशनल असेंबली का एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि हुकूमत के पास जितनी जमातें हैं पीटीआई के अलावा, जितनी जमातें हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और वो कहती हैं हमने अमेंडमेंट लेके आनी है, तब भी वो अमेंडमेंट नहीं ला सकेंगी क्योंकि अब तो नंबर्स ही नहीं रहे उनके पास। सही। मैं इस पे ये पूछना चाह रहा था, बिल्कुल वो ऑर्डर मेरे सामने, मैंने उसको पढ़ा भी और उसमें ये कहा हुआ है कि जिन 41 अरकान में से जो लोग अपनी सबमिशंस दे चुके हैं कि हम एक सियासी जमात से मुंसलिक हैं या पीटीआई से मुंसलिक हैं और उनको अगर सर्टिफिकेट भी दे दिया है तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तस्वुर किए जाएंगे फॉर ऑल लीगल पर्पजेज। और ईसीपी को कहा है कि आप उसको नोटिफाई भी करें और ईसीपी को कहा है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भी उनको तस्वुर किया जाएगा कि वो पीटीआई के हैं। लेकिन अब मसला ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या 41 में से 41 ने अपना एफिलिएशन तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की है और क्या पार्टी ने उनको इंडोर्स कर दिया है, या चंद ऐसे अरकान हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन नहीं साबित की है पीटीआई से या उन्होंने नहीं जमा करवाए अपने सबमिशंस? जी देखें, अभी तक जो इतला है, अब ठीक है लीगल पोजीशन तो आपने बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ ली। अब आ जाते हैं फैक्चुअल पोजीशन पे कि हकायक क्या हैं। तो जहाँ तक हमें इतला है, सारे के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने एक एक करके अपना एफिडेविट भी दे दिया था और उनको उनकी तरफ से पार्टी ने कह भी दिया था कि आप ये हमारे मेंबर्स हैं। सिर्फ कुछ चंद 2-3 लोग हैं जिन्होंने नहीं किया मिला के मुताबिक, और वो हैं हमारे पार्टी के जो वैसे भी लीडर्स हैं, मसलन उसमें बैरिस्टर गौहर हो गए और दूसरे चंद हो गए जो कि जिन्होंने अपनी ये नहीं किया था, वो अभी तक एसकेएन के ही उधर पार्टी के मेंबर्स रहे हैं। तो ये पोजीशन है। अब इस सूरत हाल में, इस हकायक में, इस हकीकत के साथ और ये जजमेंट के बाद, ये क्लैरिफिकेशन के बाद, मुझे नहीं लगता कि अब हुकूमत उमर अयूब साहब हो या गौहर अली खान साहब हो, वो तो आज़ाद ही हैं, वो तो उन 41 में शामिल ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने उनको, क्योंकि वो शायद क्योंकि चेयरमैनशिप थी उनके पास और एक के पास सेक्रेटरी जनरल का होता था, तो उन्होंने तो आज़ाद हैसियत में ही अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन 3-4 और नाम सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, मैं नाम ले देता हूं और आप बताइए कि क्या उन्होंने जमा करवा दिए हैं अपने एफिडेविट्स, जिसमें रियाज फतियाना साहब का नाम था, महबूब सुल्तान साहब का नाम था, इरफान मुबीन साहब का नाम था। ये 3 नाम कह रहे थे कि मुल्क से बाहर थे तो इन्होंने अपनी एफिलिएशन नहीं जाहिर किया, एफिडेविट नहीं जमा करवाए। इज दिस ट्रू? मैं अब एग्जैक्टली नहीं बता सकता। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें तो उन्होंने ये बताया है हमें कि तकरीबन सबके अदर देन ये कि आपने नाम लिए जो आज़ाद हैसियत में हैं, सब ने एफिडेविट दिए थे और उनकी फॉर्मेलिटीज़ हमारी एंड पे पूरी हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोकी हुई थी। लेकिन ये बहरहाल आप अगर देखें तो उनको 7 या 8 मेंबर्स चाहिए। खाली 3 नाम आपने जो लिए वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए। अगर फजल रहमान साहब आ जाते हैं, उनके 8 आ जाते हैं कौमी असेंबली में, तो 213 + 8 221, तो फिर तो 3 ही चाहिए होंगे 224 पूरे करने के लिए। जी हाँ, अगर आ जाते हैं, अगर वो भी सारे अज्यूम करें कि आ जाते हैं, तब भी उनको हमारे 4 लोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर का वोट नहीं होता। बिल्कुल सही है, सही। और ये भी बताइएगा अली जफर साहब कि 63A के हवाले से आज बहुत ज़्यादा बात हुई सेनेट में, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, और वही डिबेट है जो कि पहले भी होती रही है कि उसकी तशरीह ठीक तरीके से नहीं की गई है। तो अब ये भी तो हो सकता है कि अमेंडमेंट हो कि उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और जो है एक लार्जर बेंच उसकी तशरीह कर दे, तो फिर क्या होगा? क्या इस पर तकिया क्या हुआ हुकूमत ने? आप जी देखें, फिलहाल यानी आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आने वाली जो है परसों, उसमें उस वक्त तक तो ये जजमेंट जो है डिफेक्शन वाली जजमेंट
जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख की बड़ी अहम जजमेंट है, वो डिफेक्शन केस की जजमेंट तब्दील नहीं हुई। उसका रिव्यू ज़रूर फाइल हुआ है, लेकिन उस जजमेंट को किसी तरह सस्पेंड नहीं किया गया, तो जजमेंट तो कायम है। और लगता नहीं है कि अगले 2 दिन में एक फुल बेंच बन जाएगा और ये केस का फैसला तब्दील हो जाएगा। तो जब तक वो केस है तब तक 63A है। सर, मफरूज़े पे अगर ये बात कर लें कि मिसाल के तौर पे अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुनहरिफ होते हैं, और वैसे तो इस कानून के मुताबिक एज ऑफ नाउ स्पीकर या चेयरमैन सेनेट उनका वोट नहीं गिनेगा, लेकिन अगर गिन लेते हैं और अमेंडमेंट मंजूर हो जाती है तो मामला फिर अदालत में जाएगा और अदालत में फिर ये बहस छिड़ेगी कि क्या पहले इस मैटर को रिजॉल्व करें कि इनका वोट नहीं गिना जाना चाहिए था, या फिर 63A का जो रिव्यू है उसको पहले देखें कि उसके हवाले से क्या फैसला करना है। जी, अगर स्पीकर कोई ऐसी बात करते हैं जो कि कानून और आइन के खिलाफ होगा, तो यकीनी तौर पे वो मामला तो फिर जाएगा अदालत में, और फिर अदालत, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वहाँ बहस होगी, और हो सकता है वो यही बहस करें दूसरी साइड जो आप कह रहे हैं। लेकिन अदालत इस सिचुएशन में एक चीज़ इमीडिएटली ज़रूर कहेगी, और वो ये है कि जब तक वो रिव्यू नहीं होता तब तक ये स्पीकर का जो फैसला है वो गलत है और वो सस्पेंडेड रहेगा। तो इसलिए वो आईनी तरमीम तब तक नहीं इफेक्टिव होगी। ठीक है। और अभी तक तहरीक इंसाफ इन दोनों, एक तो मामला ये है ना कि आईनी कोर्ट्स बनाई जाए, उसमें तो आप लोगों ने शायद कहा है कि इस पे बात हम देख सकते हैं इसको, लेकिन जो दूसरे 2 प्रपोजल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 3 साल बढ़ा दी जाए, या फिर जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है आर्टिकल 175A में उसको तब्दील करके पूल ऑफ जजेस में से किसी एक को अपॉइंट किया जाए, क्या इन दोनों के ऊपर बात हो सकती है आपके ख्याल में? अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि हुकूमत या वजीर आजम सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ना हो, या ये बिल्कुल ही आपकी तरफ से क्लियर है कि इन दोनों अमेंडमेंट्स में आप किसी तरीके से भी सपोर्ट नहीं करेंगे? देखें, अगर तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती और कोई ये इस तरह इमरजेंसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नीयत नज़र आ रही है और जो इंटेंशन और मकसद नज़र आ रहा है सारे मामले का, अगर ये ना होता और एक आम सिचुएशन होती जहाँ एक जुडिशल रिफॉर्म पैकेज आ रहा होता, तो मैं कम से कम PTI के बिहाफ पे ज़रूर ये कहता कि बड़ी अच्छी बात है कि हम जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, लेकिन इसको हम शुरू करते हैं नीचे से, जहाँ सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और फिर हाई कोर्ट तक आते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक के रिफॉर्म लेके आते हैं। तो मैं एक पूरी पैकेज की बात करता जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी होती। और अब आपको क्या इंटेंट नजर आ रहा है? अब तो इंसाफ नजर आ रहा है ना कि इनको जल्दी इसलिए है कि ये कुछ जजमेंट्स हैं जो वो तब्दील कराना चाहते हैं, और ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स का मामला आ रहा है, तादाद इंक्रीज करने का मामला आ रहा है, एक्सटेंशंस का मामला आ रहा है, ये सारा का सारा मामला इसलिए है कि किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी उनके परेशानी है, मुझे यकीन है कि इन तरामीम के बावजूद अगर ये हो भी जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक परेशान माइंड जो है, दिमाग, वो अजीब ख्यालात के साथ सोचता है। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई है, और उस कंफ्यूजन में वो चाहती है कि किसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करें, और उनको ये तरीका नज़र आ रहा है कि हम आईनी तरमीम करके कंट्रोल कर सकते हैं, और वो इसलिए इस तरफ जा रहे हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। ये हमें कबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। आईनी तरमीम के मामले पर जहां एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ कल इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनका जो बयान जारी किया गया था, उस पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को FIA के एक और मुकदमे और हुकूमत की जहराना तनकीद का सामना करना पड़ा है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपने बयान में एक बार फिर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का 1971 की सूरत हाल से मुवाजना किया था, जिस पर हुकूमत ने इमरान खान पर इदारों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है। जबकि आज इस मामले पर कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बयान के नताइज का सामना करना पड़ेगा, जिस पर पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलाल भुट्टो को जवाब देना शुरू किया तो PTV ने बराह रास्त नशरियात बंद कर दी, और फिर बैरिस्टर गौहर ने बिलाल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलाल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह बात की है, ये पार्टी चेयरमैन की मौत है। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने
एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। कुछ वो साजिश जिसने पहले अदम एतमाद को रोकना था, फिर चीफ का अपॉइंटमेंट को रोकना था, उस साजिश ने इस इलेक्शंस को भी डिस्टर्ब करने थे जनाब स्पीकर। दवे बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज पोलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है। ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। 2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। इमरान खान के सोशल मीडिया पर जारी बयान पर कौमी असम्बली में आज शदीद बहस हुई, जबकि कल रात ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि FIA ने इस बयान पर इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शबीर डार के मुताबिक आज शाम FIA की टीम इसी बयान पर इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी, मगर इमरान खान ने FIA टीम से मिलने से इनकार कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।